अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में एक रैली होती है। जैसे कि रैलियों में अक्सर होता है, यहां भी सब कुछ वैसा ही था। माइक, स्टेज, भीड़, तालियां। लेकिन यह कोई पॉलिटिकल रैली नहीं थी। यहां एक तरफ भीड़ थी तो स्टेज पर थे आतंकी। जी, ये लश्कर तैयबा की रैली थी, यानी वो ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से होती है। और स्टेज पर था लश्कर कमांडर सैफुल्ला। और इस रैली में सैफुल्ला ने हाफिज सईद को लेकर एक बड़ा दावा किया था, और वो था बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमला करने की तैयारी का। अच्छा, दरअसल अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तैयारी कर रही है कि जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका था, जहां से घुसपैठ की कोशिश होती थी, आतंकवाद इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती थी, वो अब कहीं ना कहीं भारत के जो सैनिक है, फौज है, उससे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ऐसे में ये जो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान पाल रहा है, वो विकल्प ढूंढ रहे हैं, और विकल्प के नाम पे आता है बांग्लादेश। देखिए, पाकिस्तान जैसे आतंकी परस्त देश में भारत विरोध के नाम पर कुछ भी करने की आजादी है, फिर चाहे वो आतंकियों की रैली ही क्यों ना हो। खैर, पाकिस्तान से आने वाली इन तस्वीरों और यहां होने वाले आतंकी जलसों से हमें अब कहीं ना कहीं आदत हो चुकी है। कोई चौंकाने वाली बात यह है, इसलिए उतनी हैरानी नहीं होती। लेकिन इस वीडियो में जिस तरह बांग्लादेश का जिक्र आया, उसने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया। वो सवाल जो बीते साल शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पूछे जाने लगे थे, अब जवाब की शक्ल में सिर उठाने लगे हैं और सामने खड़े हो गए। सवाल कि क्या वाकई बांग्लादेश पाकिस्तान और उसकी आईएसआई के लिए एक नया लॉन्च पैड में तब्दील हो रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद सहमे आतंकी संगठन अब एलओसी की जगह एक नए ठिकाने की तलाश में है? और वो ठिकाना है बांग्लादेश, जो करीब 4000 किलोमीटर लंबा बांग्लादेश बॉर्डर है। अब उसको लॉन्च पैड की तरह पाकिस्तानी आतंकी संगठन इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये तमाम सवाल। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉर्नर, राजनीति के गलियारों से जुड़ा वो शो जहां खबर के हर पहलू से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन आज मैं आपको राजनीति की नहीं, राष्ट्रनीति की एक अलग तस्वीर दिखाऊं। राष्ट्रनीति इसलिए क्योंकि आज भारत के सामने एक नए किस्म का खतरा खड़ा हो गया है, और इससे निपटने के लिए, इससे लड़ने के लिए हम सबको एक राष्ट्र के रूप में एक मुट्ठी की तरह एकजुट होना होगा। और इसीलिए शायद हमें सजग रहना होगा, अलर्ट रहना होगा कि हमारे आसपास कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। और आपकी वही अलर्टनेस शायद कुछ अनहोनी होने से इस राष्ट्र को, इस राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों को बचा सकती है। इसलिए हम सबको सजग रहना है। देखिए, राजनीति के एक बार को अगर उसको साइड में रखकर राष्ट्र को आगे रखना होगा, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, ये खतरा है भारत के ईस्टर्न फ्रंट का। इस खतरे के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि आखिर चल क्या रहा है। बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह, शेर की तरह भाड़ रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है, वो फलस्तीन की बात कर रहा है। वो कहते हैं हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। और हम कहते हैं हम पूरी दुनिया के अंदर मजलूम मुसलमानों की आवाज बनेंगे, हम फलस्तीन की आवाज बने हैं। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गजा के अंदर अमन करवाया है, तो वहां पे 4 इस्लामी मुल्कों की अफवाज फलस्तीन के अंदर जा रही है। अब देखिए, इस वायरल वीडियो में लश्कर कमांडर सैफुल्ला ये बता रहा है कि हाफिज सईद किस तरह बांग्लादेश में भी युवाओं को भड़का रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है, कट्टरपंथी की तरफ धकेल रहा है, ताकि उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जा सके। उसने ये भी दावा किया कि उसका संगठन पहले से ही पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में सक्रिय रहा है, और अब वो भारत को ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए तैयार कर रहा है। तो क्या वाकई बांग्लादेश
आईएसआई और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के लिए नया लॉन्च पैड बन रहा है? और अगर जवाब हां है तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बतौर देश हमारा जवाब क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा आपको मैं पीछे लेकर चलती हूं। दिन था 5 अगस्त 2024 का। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका था और ढाका की सड़कों पर क्रांति के नाम पर हिंसा और अराजकता का खुला जश्न मनाया जा रहा था। अनिश्चितता और आशंकाओं के बीच शेख हसीना भारत आ गई और बांग्लादेश की कमान पहुंच गई एक बुजुर्ग अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के पास। और उसके बाद अब तक मोहम्मद यूनुस एक कठपुतली की तरह अमेरिका से लेकर चीन और पाकिस्तान तक के हाथों में नाच रहे हैं। इस एक साल बांग्लादेश ने कुछ हासिल किया हो या नहीं किया हो, एक बहुत बड़ी चीज गंवा जरूर दी, और वो है इस्लामी मुल्क होने के बावजूद अपनी धर्मनिरपेक्ष पहचान। वो पहचान जिसे शेख मुजीब ने बड़ी शिद्दत और बड़े संघर्षों के साथ गढ़ा था और बाद में उनकी बेटी शेख हसीना भी उसे निभाती रही। किसी तरह इस पहचान को कट्टरपंथ के हाथों जाने से बचाती रही। लेकिन अब जबकि बांग्लादेश में पाकिस्तान से हाथ मिला लिए हैं, तो इस्लामिक कट्टरपंथ धीरे धीरे बांग्लादेश के इस पहचान को निगलता जा रहा है और इस गैप को भर रहे हैं हाफिज सईद जैसे आतंकी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। रही सही कसर पूरी कर रहे हैं बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थी और दूसरे रोहिंग्या आतंकी संगठन। आईएसआई का रोहिंग्या संगठनों से गठजोड़ खुफिया रिपोर्ट्स में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई बांग्लादेश में पहले से ही एक्टिव अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी यानी ARSA और कुछ दूसरे रोहिंग्या संगठनों के साथ गठजोड़ बना चुकी है। 4 ब्रदर्स अलायंस नाम के इस ग्रुप में ARSA, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी RSO, इस्लामिक महाज और अराकान नेशनल डिफेंस फोर्स यानी ANDF जैसे ग्रुप्स पहले से ही शामिल। ये सारे नाम आपको बताने इसलिए जरूरी हैं कि अगर कहीं भी किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी भी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप ऐसी कोई भी बात सुने या समझें तो आपको ये पता हो कि आखिर ये चल क्या रहा है। देखिए, दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इन लोकल जिहादी एलिमेंट्स और उनके नेटवर्क का इस्तेमाल कर ऐसे स्लीपर सेल्स तैयार करने की कोशिश कर रही हैं जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के जरिए घुसपैठ कर सके, वहां की शांति और संवेदनशील संतुलन को डिस्टर्ब कर सके। इसी कड़ी आईएसआई ने रोहिंग्याओं के साथ गठजोड़ बनाना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, ऐसे ऑपरेशंस में महिलाएं होती हैं, व्हाइट कॉलर लोग होते हैं। इससे जरूरी नहीं कि कोई 13 से 22 साल के लड़के को आप ब्रेन वॉश करके भेजेंगे, अब वो कोई भी हो सकता है। आईएसआई का रोहिंग्या संगठनों से गठजोड़, लेकिन बात सिर्फ रोहिंग्या संगठनों तक सीमित नहीं। आईएसआई की रहनुमाई में यहां लश्कर तैयबा यानी LET और अंसरुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT जैसे आतंकी संगठन भी एक्टिव कर दिए गए। खासकर लश्कर के आतंकियों को जिम्मा दिया गया है कि वो इन शरणार्थी शिविरों में रहने लगें, दोस्ती करें और दूसरे बांग्लादेशी युवाओं को दोस्ती करके कट्टरपंथ की राह पर धकेलें, उन्हें भड़काएं ताकि भारत के खिलाफ लड़ाई में उन्हें झोंका जा सके। आईएसआई इन सभी को हथियार, ट्रेनिंग और पैसे मुहैया करवा रहा है और इनका लक्ष्य क्या है? रिफ्यूजी कैंप्स में कट्टरपंथ को बढ़ाना, बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अस्थिरता पैदा करना ताकि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाई जा सके, डिस्टर्ब किया जा सके, डिस्टेबलाइज किया जा सके। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में मौजूद 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी इस लिहाज से भर्ती और घुसपैठ के लिए आसान मोहरा बनाए जा सकते हैं। यूनुस सरकार अब तक सैकड़ों कट्टर इस्लामी आतंकियों को रिहा भी कर चुकी है, जिसमें अंसरुल्लाह बांग्ला टीम का प्रमुख जैशिमुद्दीन रहमानी भी शामिल है, जिसके LET
और जेईएम से करीबी रिश्ते माने जाते हैं। अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी में पहले से ही कई पाकिस्तान जन्मे रोहिंग्या एक्टिव हैं, जिनकी लश्कर से हमेशा ही करीबी रही है। लश्कर अपने एक प्रॉक्सी संगठन फलाह-ए-इंसानियत के जरिए सालों से रोहिंग्या कैंप्स में मदद और राहत के नाम पर काम करवाती रही है। कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि इन कैंप्स में 15,000 से अधिक रोहिंग्या युवा एआरएसए जैसे हथियारबंद समूह में शामिल भी हो चुके हैं। स्थानीय चकमा जनजाति का तो ये भी आरोप है कि ये ट्रेनिंग बांग्लादेश सेना की पूरी जानकारी में हो रही है। ये सब बताने का मकसद है कि आप नेक्सस समझिए और इसका लेवल समझिए कि किस स्तर पे ये ऑपरेट हो रहा है। और यानी कि भारत के सामने दो बड़े खतरे हैं। पहला, पाकिस्तान की आईएसआई भारत में एक्शन के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को तैयार कर रही है, ट्रेनिंग दे रही है। और दूसरा वो कि वो अपने हार्डकोर पाकिस्तानी जिहादियों को भी बांग्लादेश में सुरक्षित ठिकाने दिलवा रही है। जैसे शुरुआत में कहा कि बांग्लादेश की जमीन एक लॉन्च पैड की तरह तैयार हो रही है ताकि वो भारत को निशाना बना सके। ऑल्टरनेट ढूंढा जा रहा है। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस कब होती है? जब आपका नेबरहुड से आपके रिश्ते अच्छे ना हो या आपके नेबरहुड से कोई साजिश रची जा रही है। पहले पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश को तब्दील किया जा रहा है। यानी ये इलाका पूरी तरह से खुला है और यहां से भारत में एंट्री करना कहीं ज्यादा आसान है। और इसीलिए पाकिस्तान की नजर इस खुले और कहीं ज्यादा सेफ रास्ते पर टिकी हुई है। दरअसल आतंकियों के लिए एलओसी पर फेंसिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस के चलते भारत में घुसपैठ आसान नहीं रह गई। और ऐसे में अब पाकिस्तान की नजर रोहिंग्या मुसलमानों और भारत की पूर्वी फ्रंट पर है। पिछले साल एनआईए के चीफ वाईसी मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जेएमबी यानी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश नाम का चरमपंथी संगठन पूरे भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त जेएमबी से जुड़े करीब 125 सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट भी अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट्स के साथ साझा भी की गई थी। एनआईए चीफ ने तब माना था कि ये नेटवर्क नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में बांग्लादेशी प्रवासियों के रूप में अपनी एक्टिविटीज को लगातार बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएमबी भारत में बौद्ध मंदिरों और धर्म स्थलों पर हमला करना चाहते हैं ताकि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए हमले का बदला लिया जा सके। और यही तो तरीका है भारत के ढांचे पर वार करने का। इसीलिए कि ट्रेनिंग दी जा रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पाकिस्तान की हाइब्रिड वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बनता जा रहा है। और इसमें सिर्फ गोला बारूद ही नहीं, ड्रग्स का भी खेल शामिल है। लोकल इनपुट्स बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से ही पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना लॉजिस्टिक सेंटर बनाने में जुट चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां बिना किसी की नजर में आए ग्लोबल टेररिस्ट को न सिर्फ इजीली फंडिंग दी जा सके बल्कि उन्हें ट्रेन भी किया जा सके। और इसके लिए पाकिस्तान उसी पुराने तरीके का इस्तेमाल कर रहा है जिसे उसने दशकों से पहले इजाद किया था, नार्को जिहाद। जी, आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के ये साझेदारी वैसे तो जनरल जियाउल हक के दौर में पैदा हुई थी, लेकिन आज भी ड्रग्स से होने वाली इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत के खिलाफ आतंकवाद को फंड करने में ही इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कभी कराची से ऑपरेट होने वाले ये ड्रग नेटवर्क अब धीरे धीरे बांग्लादेश की तरफ मूव होता जा रहा है। इसीलिए बांग्लादेश इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है। दरअसल दाऊद की डी कंपनी एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका भी बैन कर चुका है। ऐसे में कराची का पुराना रूट ड्रग्स के धंधे के लिए न सिर्फ अनसेफ है बल्कि भारत भी इन्हें लेकर पूरी तरह से चौकन्ना हो। और ऐसे में अब ये गैंग बांग्लादेश को अपना दूसरा बड़ा ऑपरेशनल रूट के तौर पर तैयार करना चाहता है। खासकर अफगानिस्तान से आने वाली हीरोइन, मेथा और दूसरे सिंथेटिक ड्रग्स को इस रास्ते से बांग्लादेश के रास्ते भारत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
बीते अक्टूबर में ही बांग्लादेश के चिटगांग पोर्ट पर 25 टन पॉपी सीड्स पकड़े गए थे और मजे की बात यह है कि ये हाई क्वालिटी ड्रग्स पाकिस्तान से मुर्गियों के दानों के तौर पर भेजे गए, बर्ड फीड शिपमेंट में छिपाकर। दरअसल मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट ने बीते कुछ समय में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसके चलते पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में यह धंधा आसान हो। तख्तापलट के ठीक बाद यानी सितंबर 2024 में ही यूनुस प्रशासन ने पाकिस्तान से आने वाले कार्गो को कंपलसरी चेकिंग से छूट दे दी। यानी अब पाकिस्तान के ज्यादातर कार्गो शिपमेंट बिना किसी जांच के ही बांग्लादेश में उतारे जा सकते हैं और पहुंचाए जा सकते हैं। इसी तरह दिसंबर 2024 में पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा जांच में भी ढील दे दी गई, जिससे न सिर्फ अवैध सामान बल्कि ऑपरेटिव्स और आतंकियों के लिए भी बेरोक-टोक बांग्लादेश आना जाना आसान हो सके। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि डी कंपनी अब चटगांव और कॉक्स बाजार में बाकायदा लॉजिस्टिक्स हब डेवलप कर रही है, जहां से हवाला और रियल एस्टेट के जरिए पैसे घुमाए जा सके। यही नहीं, आईएसआई और डी कंपनी का ये नेटवर्क म्यांमार बेस्ड ड्रग सिंडिकेट से भी अपने रिश्ते मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, ताकि पहले से ही गोल्डन ट्रायंगल के नाम से मशहूर इस ड्रग कॉरिडोर में बांग्लादेश को भी झोंका जा सके। सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ये सब पाकिस्तान की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल पाकिस्तान भारत को एक बड़े प्रॉक्सी वॉर में फंसाना चाहता है और बांग्लादेश का फ्रंट उसके लिए सबसे आसान रास्ता है। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि बांग्लादेश के रास्ते पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को ड्रग और नशीली दवाइयों के जरिए पहले खोखला कर दिया जाए और फिर उससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल इस इलाके में आतंकवाद को फैलाने के लिए किया जाए। दरअसल बांग्लादेश में ड्रग सिंडिकेट चलाने से पाकिस्तान के दो बड़े फायदे उसको मिलते हैं। पहला तो ये कि वो FATF जैसी संस्थाओं की डायरेक्ट नजर में आने से बच रहा है और दूसरा ये कि वो इस धंधे से अरबों की कमाई कर रहा है और जिसका इस्तेमाल आखिरकार भारत के खिलाफ लड़ाई में ही किया जाएगा। और यही नहीं, पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश के कमोबेश सेक्युलर सामाजिक रणनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी खत्म कर वहां हमेशा के लिए एक प्रो पाकिस्तानी कट्टरपंथी शासन स्टैब्लिश किया जा सके, जो मजहब के नाम पर पाकिस्तान की बी टीम के तौर पर काम करे। इसके लिए पाकिस्तान ने बाकायदा ढाका में अपनी आईएसआई का एक सेल तक स्टैब्लिश कर दिया है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई सेल पाकिस्तान के चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के ढाका दौरे के बाद बनाया गया। अपने 4 दिन के इस ढाका दौरे के दौरान मिर्जा ने इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ से मुलाकात की। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान से आए इस डेलीगेशन में कुल 8 लोग शामिल थे, जिसमें जनरल मिर्जा के अलावा मेजर जनरल रैंक का एक सीनियर आईएसआई अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के लिए लोग भी इस डेलीगेशन में हिस्सा थे। सोर्सेस के मुताबिक इस डेलीगेशन ने बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस और डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस यानी DGFI के टॉप ऑफिसर्स के साथ कई मीटिंग्स की। खबरें तो ये भी बताती कि दोनों देश एक जॉइंट इंटेलिजेंस नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो कि वो बे ऑफ बंगाल रीजन के साथ साथ भारत के ईस्टर्न बॉर्डर की निगरानी कर सके। इसके लिए यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा पाकिस्तान को इस बात की मंजूरी भी दे दी कि वो अपने कुछ खुफिया अधिकारी बांग्लादेश में तैनात भी कर सकते हैं। और यही नहीं, पाक नौसेना ने चटगांव में बांग्लादेश नौसेना के लिए बनाए गए नए पेकुआ बेस पर अपनी सबमरीन्स को डॉक करने, ईंधन भरने और मेंटेनेंस देने की सुविधाएं भी मांगी। यानी 1971 के वॉर के बाद पहली बार ये हो रहा है जब पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में ऐसी दिलचस्पी दिखा रहा है। जाहिर है ये एक तरफा गेम नहीं, एक्सेस और सपोर्ट के बदले पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को कई लॉलीपॉप दिए, जिसमें सबसे अहम है बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग। पाकिस्तान ने वादा किया है
कि वो बांग्लादेश की सेना को ना सिर्फ ट्रेन करेगा बल्कि उन्हें गोला बारूद भी सप्लाई करेगा, आर्टिलरी सिस्टम भी प्रोवाइड कराएगा। और यही नहीं, ढाका ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर फाइटर जेट और फतह सीरीज की मिसाइल्स खरीदने में भी दिलचस्पी दिखाई। ये फाइटर जेट वैसे तो पाकिस्तान को चाइना से मिले हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत पाकिस्तान खुद भी इनकी असेंबलिंग और लाइसेंस प्रोडक्शन कर सकता है। सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक ऐसे सैन्य समझौते पे भी विचार कर रहे हैं जैसा पाकिस्तान ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ किया है, ताकि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर शील्ड का फायदा मिल सके। अब अगर ऐसी कोई डील होती है तो इन फ्यूचर भारतीय सेना को 2 फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना होगा, लेकिन उससे पहले खतरा है 2 फ्रंट कोवर्ट एक्शन का। जाहिर है कभी भारत का करीबी दोस्त रहा बांग्लादेश बदल रहा है और उसके साथ ये पूरा इलाका भी बदलाव की आहट महसूस कर रहा है। यूनुस के करीबी मेजर जनरल फजलुर रहमान तो बांग्लादेश को पूर्वोत्तर पर कब्जे का आइडिया तक दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो बांग्लादेश को भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र कब्जा कर लेना चाहिए। जाहिर है भारत को समय रहते ही इनसे निपटना होगा, लेकिन कैसे? क्या सिर्फ डिप्लोमेटिक कदम काफी होंगे? तो जवाब है नहीं। और शायद इसलिए भारत भी लगातार तैयारियों में जुटा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में निगरानी बढ़ाई जा चुकी है, सीमा पार हो रही एक्टिविटीज पर कड़ी नजर है और सेना ने भी इस इलाकों में कई एक्सरसाइज कर अपनी मौजूदगी दर्ज भी करवा दी। लेकिन यह भी जाहिर है कि इतना काफी नहीं और भारत को समय रहते अपने कार्ड्स चलने पड़ेंगे और शायद उनमें से कुछ तो चले भी जा चुके हैं। नमस्कार।